5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के उस दावे को लेकर है जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा से डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा करेंगे, जिसको लेकर वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले और अब से थोड़ी देर में सीएम योगी से भी मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर धर्मांतरण मामले में विदेशी फंडिंग के खुलासे की है। इस्लामिक दावा सेंटर को कई देशों से फंडिंग होती थी। इसमें यूएसए, कतर और कुवैत के एनजीओ से फंडिंग की जानकारी मिलने की खबर आ रही है। तीसरी बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी की सौगात की है। मुख्यमंत्री ने 31,542 इकाइयों को 2,505 करोड़ का लोन बांटा है। और चौथी बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो काम करते करते थक गए हैं और अगला चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री यानी तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पांचवी बड़ी खबर मथुरा से, यहां 3 युवकों ने एक युवती के घर में घुसकर पहले तो मारपीट की, उसके बाद छत से नीचे फेंक दिया। अब इस मामले पर कांग्रेस महासचिव ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। तो जौनपुर से नगर निगम की ऐसी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है जो पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को मुंह चिढ़ा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 1.5 करोड़ की लागत से कूड़ा ढोने के लिए मंगाई गई 23 नई गाड़ियां बेकार खड़ी, क्योंकि निगम 4 महीने बीत जाने के बाद भी इन 23 गाड़ियों को चलाने के लिए अब तक चालकों की व्यवस्था नहीं कर पाया। इसका नतीजा ये हुआ है कि ये नए वाहन पिछले 4 महीनों से जलकल विभाग के परिसर में बेकार पड़े हुए हैं, जबकि शहर में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ। इस बीच नगर निकाय के नोडल अधिकारी राजकुमार द्विवेदी का कहना है कि इस मामले में जिसने भी लापरवाही की है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ध्यान लाया गया है कि गाड़ियों का प्रयोग जैसा कि उसको होना चाहिए था नहीं हो रहा है, तो इसमें ईओ का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि क्यों गाड़ियां आने के बाद खड़ी हुई हैं और उनका यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, और अगर कोई इसमें प्रतिकूल स्थिति होगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। ईओ बताया कि ईओ का स्पष्टीकरण लिया गया है और बाकी मैं स्वयं जाकर के नगर पालिका में निरीक्षण करूँगा और हमारे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ है। सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आप स्वयं जाकर के देखिए और देख करके इसकी एक डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत करिए, और उसके क्रम में मैं आज ही जा कर के इसको देखूंगा और आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। तो 23 गाड़ियां कूड़ा ढोने वाली ऐसे ही खड़ी हैं। कई महीने बीत जाने के बाद भी इनको ड्राइवर नहीं मिल पाया है, और यह है पीएम के स्वच्छता मिशन की स्थिति। देखिए कैसे अधिकारियों ने क्या हाल कर दिया है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जौनपुर में 1.5 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गई थी, मई महीने से ये धूल फांक रही हैं क्योंकि इनको ड्राइवर नहीं मिला है। इनके लिए ड्राइवर नियुक्त नहीं किए गए हैं। देखिए कैसे खड़ी हैं, बेकार पड़े हैं नए वाहन, कूड़ा ढोने वाली गाड़ियां 1.5 करोड़ की लागत से खरीदी गई थी। और एक बड़ी अपडेट आपको देते, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करेंगे संजय निषाद। सीएम आवास 5 कालीदास मार्ग पर यह मुलाकात होगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भाजपा का समर्थन करेंगे, उप मुख्यमंत्री पद उनको दिया जाए, उनके दल को दिया जाए। तो थोड़ी देर में अपनी ये बात कहने के लिए वो मुख्यमंत्री योगी से भी मुलाकात करने वाले। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, केशव मौर्य से उनकी मुलाकात हो गई, उप मुख्यमंत्री से हो गई, अब वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में। और मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पर यह मुलाकात होगी। निषाद पार्टी के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप में चुनाव लड़ने की बात कही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। वो भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा से खुद को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा करने की मांग की। उनका यह कहना है कि उनकी पार्टी 160 विधानसभा सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है। भदोही में कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने बड़ा और अहम बयान देकर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी। मैं तो बीजेपी से ही कहूँगा
कि 70 साल से सब बिरादरी के मुख्यमंत्री लगभग जिनके ज़्यादा वोट हो गए हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, जो है व्यवसायी के, सारी बिरादरियों के जिनके पास वोट बैंक है, लगभग दलित हो गए, यादव हो गए, अभी 18% वोट निषाद होगा ऑन रिकॉर्ड 1936 की जनगणना, और आप उस पर 18% वोट तो मछुआरों का है। तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। और आग भी गया, एक ऐतिहासिक जीत भी है। और गोरखपुर में देखा भी है भारतीय जनता पार्टी ने वोट कैसा है अभी 2019 में, और 40 सीटों पर है। तो नहीं मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त करना चाहिए। प्रदेश में मछुआरों को बेटा मिलेगा तो कैसे सुख आएगा जनता को, हमारे पास है। तो निश्चित रूप से हम लोगों हमारे समाज के लोग हमारे लोगों का चेहरा ही है कि हम निषाद के बेटे मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारे बिरादरी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सब लोग आज के दिन में स्थापित है। जिनके मुख्यमंत्री उनके लोग थाने और कचहरी हर जगह भरे हैं। हमारे लोग मुख्यमंत्री हमको अपने दिल में डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो मैंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया कि डॉक्टर संजय के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री पेश किया जाए। अभी 2022 में देखिए कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार आती है। और ये जितना भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं, हम चाहते हैं हमें उप मुख्यमंत्री दिया, जो मुख्यमंत्री वो ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं है। हम लोग अभी उस शक्ति में जितना शक्ति उतना दें, क्योंकि अब उनके पास है ना। उन्होंने खुद ही कहा था कि हम आपको पावर देंगे, तो पावर तो तभी होगा जब मुख्यमंत्री रहेंगे ना, या अधिकारी तो तभी कानून बनेगा ना। वो काला कानून मायावती का बनाया हुआ तभी हटेगा ना जब उस लायक रहेंगे ना। हम लोग नालायक मंत्री बन के क्या करेंगे जब अधिकारी नहीं सुनेंगे। तो संजय निषाद को देखा। संजय निषाद के डिप्टी सीएम वाले बयान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं। जो बयान आपने सुना डॉक्टर संजय निषाद का, उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया केशव प्रसाद मौर्य ने जो दी है वो आप देखिए। छोटे दलों की अगर बात करें सर, तो आप लोग पहले भी जिन पार्टियों के साथ रहे, अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, आज जब चुनाव नज़दीक है तो ये कहा जा रहा निषाद पार्टी की ओर से कि हमें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाएं, अपना दल अलग मांग कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से कैसे निपटेंगे, इनको लेकर कुछ रणनीति? मांग तो आप भी कर सकते हैं कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा किसको क्या बनाना है, किसको किस तरह से समायोजन करना है, किसको किस प्रकार से सम्मान देना है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ती है। और हमारे पार्टी परिवार के साथ जो जुड़े हुए हैं, गठबंधन के साथी, उचित सम्मान पार्टी दे रही है। आगे भी जो आवश्यक होगा मिलेगा। दोपहर का उप मुख्यमंत्री का बयान आपने देखा। चुनावी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में तेज होने लगी हैं और इसी बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि सपा 2022 की रणनीति बना रही है। उनका यह कहना है कि हमारा कांग्रेस और बसपा से कोई गठबंधन नहीं होगा। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 19 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ किया, 22 के विधानसभा चुनाव में क्या सपा का गठबंधन किसी के साथ होगा? इन दोनों में से किसी के साथ नहीं होगा, और किसी के साथ होगा वो अखिलेश जी जान। इधर प्रदेश सरकार के मंत्री जय कुमार जैकी का कहना है कि हम लोग भाजपा गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के बारे में जो भी बात करनी है वो अनुप्रिया पटेल करेंगी। अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, यह भाजपा का आंतरिक मामला है। आगे सीएम किसको बनाना है, हम कार्यकर्ता हैं, हमारा काम राज्य में काम करके रिपोर्ट अनुप्रिया जी को देना है। उत्तर प्रदेश को लेकर चुनाव का समय बहुत कम बचा है, जिसके कारण संगठनात्मक तरीके से कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव कैसे लड़ाना है, यह हमारा जो गठबंधन है उस गठबंधन में कैसे करना है, इन सब बातों को लेकर के रणनीति और बातचीत होती रहती है। लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश में हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, तो उस गठबंधन के अनुसार और पार्टी ने राष्ट्रीय बैठक करके बहन अनुप्रिया पटेल जी को अधिकृत किया है कि गठबंधन के बारे में जो भी बात करनी है वो बहन जी करेंगी। हम लोग केवल कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहते हैं और दौड़ा करके प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इधर भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज पहली बार सीतापुर पहुंचे। पौराणिक नगरी नैमिषारण्य पहुंचकर पूजन अर्चन किया।
और इस बीच श्री प्रसाद का अटारिया और सिधौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ मां ललिता देवी में दर्शन करने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। लखनऊ से चलकर जितिन प्रसाद का काफिला जैसे ही सीतापुर की सीमा में इंटोजा टोल प्लाजा पर पहुंचा, भाजपाइयों ने उनका जमकर स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी आपको याद है कि मुझे चंद दिन पहले ही सदस्यता ग्रहण करने का अवसर मिला है और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारत की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी जो पूरे भारत की आस्था में है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे कोई सम्मान मिला, मैं अपने आप को बहुत गौरव करना चाहता हूँ। दोनों ना ये पार्टी जो है निर्धारण दिशा, कार्यकर्ताओं का सम्मान, संगठन का महत्व और सशक्त नेतृत्व सबका मिश्रण है जो भारत के आने वाले भविष्य की जो नौजवान पीढ़ियाँ हैं उनका सुनहरा सपना और उनको आगे ले जाने का देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे आंतरिक समस्याओं की बात हो, चुनौतियाँ हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही वो चुनौती है जो भारत को सशक्त करते हैं। इधर वाराणसी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। यहां पर सपा ने चंदा यादव और भाजपा ने पूनम मौर्य को जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया है। वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मुख्य लड़ाई भी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही देखी जा रही है और यहां की 40 सीटों को लेकर मंथन भी चल रहा है। सपा के जिले में 16 जिला पंचायत सदस्य हैं, जबकि भाजपा से सिर्फ 6 सीटें ही उसे हासिल हुई। कांग्रेस ने वाराणसी में 5 सीटों पर जीत दर्ज की और बसपा को भी 5 सीटें मिली। भाजपा के भी 2 जिला पंचायत सदस्य बने हैं, जबकि बाकी बचे सभी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर जहां भाजपा जीत का दावा कर रही है, वहीं सपा भाजपा पर सरकारी दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। 2 पार्टियां, आपको बता दें, बनारस में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं और इसके साथ ही एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें और इसके साथ ही सुभाषपा और अपना दल एस, इन सारी पार्टियों का समर्थन जिसे प्राप्त होगा वही विजय श्री को हासिल करेगा। वक्त बताएगा कि जीत किसके खाते में जाएगी, लेकिन दोनों पार्टियों की महिला प्रत्याशी अपने दमखम का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अब आपको सुनाते हैं कि वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं भाजपा और सपा उम्मीदवार की। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भाजपा भारी बहुमत के साथ जीते और माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में विकास का कार्य अग्रसर हो। चैलेंज तो देखिए है हमारे पास और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग चुनाव जीते और अभी हम लोगों के पास पूरे 27 सदस्य हम लोगों के साथ जुड़े हैं और आगे जब तक बहुत से 3-4 लोग अभी संपर्क में हैं हम लोगों के और हो सकता है कि 30 तक जब तक हम लोगों के साथ 3-4 लोग और जुड़ जाएं और संख्या 30 हो जाए। जी देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी 16 सदस्य हम लोग वहाँ से जीते हैं और श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना समर्थन हमको दिया है और पल्लवी पटेल जी ने, कृष्णा पटेल जी ने भी अपना समर्थन हमको दिया है और आप लोग जान ही रहे हैं कि कांग्रेस भी हमारे समर्थन में है कि जो पार्टी जीतेगी उसके समर्थन में हम हैं। तो वो ये सब इतना सपोर्ट है और हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं। ये सब देखते हुए हम लोग ये हैं कि हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं। अगली बड़ी खबर रायबरेली से है। भाजपा ने घोषित कर दिया है जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार। भाजपा ने रंजना चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया। रायबरेली, जहां से सांसद है सोनिया गांधी, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां से भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया है रंजना चौधरी को। इधर सिद्धार्थनगर में कोरोना टीका लगाने को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। पूरा मामला आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये लापरवाही नहीं, अक्षम्य अपराध है। आखिर इसका नतीजा खौफनाक हो सकता है। सवाल ये कि क्या इसी तरह होगा कोरोना का खात्मा? बिल्कुल नहीं।
अब जरा इस तस्वीर को ही गौर से देख लीजिए। लग रहा है जैसे यहाँ कोरोना का टीका लगाने की बजाय पिकनिक मनाया जा रहा। न तो टीका लगाने वाले के मुंह पर मास्क है और न ही लगवाने वाले के मुंह पर मास्क। आसपास भीड़ भी जमा है। यहाँ भी किसी के मुंह पर न तो मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। स्वास्थ्यकर्मी की कौन कहे, यहाँ जमा तो सभी लोगों ने ये मान लिया है कि अभी से कोरोना पर विजय पा लिया। ये सिद्धार्थनगर से आई हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर है, जहाँ विकासखंड जोगिया के ग्राम पंचायत जोगिया उदयपुर का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ एक स्वास्थ्यकर्मी खुद बिना मास्क लगाए टीका लगा रही है। दरअसल यहाँ 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा था। जरा सोचिए, जब स्वास्थ्यकर्मी खुद बिना मास्क लगाए टीकाकरण करेंगे तो फिर दूसरों को कैसे जागरूक किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रदेश में तमाम नदियां उफान पर हैं। इनका जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं। पहली तस्वीर बाराबंकी की है। यहाँ पर सरयू नदी का सितम शुरू हो चुका है। तटवर्ती गांव में नदी के किनारों को नदी बहुत तेजी से काट रही है, कटान कर रही है। कई गाँव में सरयू का पानी घुस चुका है। वहीं प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहा है। दूसरी तस्वीर शामली की है। यहाँ पर मामौर झील के ओवरफ्लो होने के कारण हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। झील का पानी मकानों में घुस गया है। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है। यहाँ पर रोहिन, राप्ती, सरयू और गोररा नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इनकी कटान से किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। इधर गोरखपुर में आधे घंटे की झमाझम बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। इससे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वहीं दुकानों में पानी घुस जाने की वजह से व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर शामली में एक बुजुर्ग शख्स के सामने अचानक ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा कि उसे अपने मासूम पोते पोतियों के साथ अब जिलाधिकारी से गुहार लगानी पड़ रही। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ भी सहारा नहीं रहा, वो भी चला गया। इस सरकार का सहारा लो, कुछ देगा तो इन बच्चों की 85 साल की उम्र, दोनों आंखें भी नहीं, उस पर से 1.25 साल के भीतर 2 बेटों की मौत और अब 2 मासूम पोते पोतियों की परवरिश का पहाड़ सा संकट। जी हाँ, एक बुजुर्ग के इस दुख और दर्द की दास्तां सुनकर इंसान तो क्या, दुख भी दर्द से करा उठे। शामली के जिलाधिकारी दफ्तर में आए ये बुजुर्ग चहिराम हैं। इसी जिले के लिसाड़ गांव के रहने वाले हैं। फौजी रहे हैं। 1965 के भारत और पाकिस्तान के जंग के दौरान बम फटने से इनकी दोनों आंखें चली गईं। लेकिन चट्टान से हौसले और हिम्मत के आगे तब फौजी चहिराम ने जिंदगी में हार को भी हरा दिया। लेकिन 25 मार्च 2020 को एक बेटे की कोरोना से मौत और फिर 14 जून 2021 को दूसरे बेटे की मौत के बाद अब परिवार में बचे 12 साल के पोते और 6 साल की पोती की अकेले परवरिश के बोझ ने इस बुजुर्ग के हौसले को जैसे पस्त कर दिया हो। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिसे लेकर अब ये बुजुर्ग और इनके दोनों मासूम बच्चे पढ़ाई लिखाई से लेकर परवरिश तक के लिए डीएम से गुहार लगा रहे हैं। इनका ताऊ पाले जाएंगे तो टिकवा होता मुझे बहुत। ये कुछ भी सहारा नहीं रहा, वो भी चला गया। इस सरकार का सहारा लो, कुछ देगा तो इन बच्चों की परवरिश हो। वहीं जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इस मामले में परिवार की देखरेख करने को लेकर एक टीम गठित की है। लिसाड़ से एक परिवार कल यहाँ पे ऑफिस में मिलने आया था, जिसमें एक बहुत बुजुर्ग आदमी है और उनके 2 छोटे बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो अकेले रह गए हैं। उनकी मदर उनको छोड़ के चली गई और उनके फादर की रिसेंटली डेथ हो गई है। उसके संबंध में ज़िला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि अपनी टीम भेजकर उनके घर पे दिखवा लें। कहते हैं किसी पिता के लिए अपने बेटों की अर्थी उठाने से बड़ा दुख और दर्द कुछ हो ही नहीं सकता। कहते हैं किसी पिता के लिए
अपने बेटों की अर्थी उठाने से बड़ा दुख और दर्द कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो इस बुजुर्ग और उसके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस परिवार पर आए इस संकट का समाधान कैसे और कब निकालता है। एबीपी गंगा के लिए शामली से पंकज की रिपोर्ट।